हेलो 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 स्टूडेंट्स, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू अवर चैनल HKP फिजिक्स क्लासेस। आज हम फिर से बहुत ही सिलेक्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो नीट के लिए है और जेई के लिए, आप दोनों के लिए प्रेफर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। जेई मेंस एंड फॉर नीट दोनों एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। A monoatomic ideal gas undergoes a process where molar heat capacity, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी जो C होता है, ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, उसको एक इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो उसका 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर दिए, ठीक है, Q इक्वल टू mCV डेल्टा T, ठीक है, यहाँ से निकल जाता है। अब इसमें ये वेरी कर रही है, अभी तक हम इसको कांस्टेंट देखते थे, अब ये टेम्परेचर के साथ में RT अपॉन T नॉट के साथ में वेरी कर रही है। T नॉट यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है T नॉट, और 1 मोल के लिए n इक्वल टू हमें यहाँ पर 1 मोल गिवन है, ठीक है, 1 मोल के लिए हमें फाइंड करना है, और इसका जो टेम्परेचर है वो T नॉट से 2T नॉट की ओर इंक्रीज कर रहा है, तो हमें वर्क डन निकालना है कि उस गैस ने कितना वर्क डन किया, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, बाई जो आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ दैट इज dq इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है, dq इक्वल टू du प्लस dw, इसको अप्लाई करेंगे तो dq इक्वल टू आपका होता है c डेल्टा टी इक्वल टू du कितना होता है cv डेल्टा टी, n की वैल्यू 1 है और dw हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो c है, c की वैल्यू यहाँ पर ये रखी हुई है आपकी cv प्लस आर टी अपॉन टी नॉट और मल्टीप्लाई में dt इक्वल टू cv dt और प्लस dw, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सप्रेशन बनेगा, और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे कि आपको डी क्यू का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यू किसके लिए हैं, स्मॉल चेंज या स्मॉल सप्लाई ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और ये वाले एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन कट रहा है, और आपका डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से देखेंगे, आर टी अपॉन टी नॉट और डी टी, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, टेम्परेचर इसका टी नॉट से 2T नॉट की ओर वेरी कर रहा है, तो आपको वर्क डन काउंट करना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, यस, तो ये आपका R अपॉन टी नॉट ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इसके बाद आप T को इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी टी स्क्वायर बाई 2, और ये आपको T नॉट से लेके 2T नॉट की ओर इंटीग्रेशन करना है, तो R अपॉन टी नॉट इसको आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 4T नॉट स्क्वायर माइनस का बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये टी नॉट स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 मिलेगा, 3T नॉट स्क्वायर बाई कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, टी नॉट से 2 नॉट, तो 3RT नॉट बाई 2, ये आपका वर्क डन की वैल्यू आ रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसको हम 1.5RT नॉट भी लिख सकते हैं, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हियर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हमारे पास एक वेरिएबल मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए आप लोगों ने बहुत ही मतलब ये इस तरह का कम क्वेश्चन मिलता है, कुछ स्टैंडर्ड बुक में संगेज या DC पांडे वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो इसलिए हम यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एन यहाँ पर हमने 1 मोल रख दिया है, इसलिए यहाँ पर NCV और यहाँ पर NCV यहाँ पर 1 1 हो गया, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसमें पूछा गया है कि अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दोनों ही कैसे हैं, डायटोमिक हैं, ठीक है, तो दोनों ही कैसे हैं, डायटोमिक हैं, फॉर एनी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों ही कैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, तो 2 इंटू 1/2 RT, ठीक है, 2 इंटू 1/2 FNKT रखेंगे, तो KT 2 से 2 कट के दोनों के लिए वैल्यू KT ही आ रही है, ठीक है। तो दोनों के लिए बात करते हैं, सेम टेम्परेचर पर बात हो रही है, ठीक है, तो एट सेम टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर बोला जाए तो दोनों का हमारे पास में रेशियो क्या होगा, दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, मतलब दोनों की जो एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको केवल अब ये लीनियर एक्सपेंशन पे आपको एक ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करेंगे, अ कंपोजिट रॉड, ठीक है, एक कंपोजिट रॉड है कुछ इस तरह से जो एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, ठीक है,
एंड टू एंड जुड़ा हुआ है और 0 डिग्री सी पर उनकी जो लेंथ है ये 1 मीटर की है, ये 2 मीटर की है, ठीक है। इस तरह से जुड़ा हुआ है ये एंड टू एंड। तो लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास दिया हुआ है अल्फा सी की वैल्यू यहाँ पर और अल्फा एस की वैल्यू। 2 मीटर है स्टील के लिए और 1 मीटर है कॉपर के लिए, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है, इफेक्टिव कोफिशिएंट, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम इंक्रीमेंट करेंगे दोनों के टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इस तरह से अल्फा एल इफेक्टिव जो निकल के आएगा वो अल्फा एल सी और अल्फा एल डेल्टा एल एस के बराबर आएगा क्या, ठीक है। जो नेट इंक्रीमेंट होगा वो टोटल एक्सपांसन कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, और डेल्टा एल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा सी डेल्टा टी, ठीक है। ये कहाँ से, एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से ये निकल के आता है चेंज इन लेंथ, ठीक है। इसको हमने क्यों यूज किया कि हमें इनिशियल दिया हुआ है, इसको हम कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अल्फा एल इफेक्टिव की वैल्यू इस तरह से बन के आती है। अब हम दोनों के कंपोजिट के लिए देखें तो जो अल्फा एल इफेक्टिव होगा वो क्या इसके बराबर होगा, क्या जो अल्फा एल इफेक्टिव होगा वो अल्फा एल इफेक्टिव और अल्फा इफेक्टिव और डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं क्या हम, ठीक है, इफेक्टिव के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा टोटल इनिशियल हो गया एक तरह से टोटल। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, अब हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालना है, ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास अल्फा इफेक्टिव की जो वैल्यू आ रही है वो एल इफेक्टिव जो चेंज हुआ एल टोटल और डेल्टा टी इसके बराबर आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एल इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस डिवाइड में एल टोटल डेल्टा टी। डेल्टा एल सी हम यहाँ से रखेंगे तो इनिशियल एल यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल लेंथ होता है, यहाँ पर इनिशियल लेंथ होता है इसका, कॉपर का होगा और स्टील का होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, एल अल्फा डेल्टा टी कट जाएगा, ये सी के लिए और ये सी के लिए प्लस एल एस अल्फा एस और डिवाइड में एल टी, ठीक है। अब इनिशियल हमारे पास में कॉपर कितना था 1, अब हमारे पास नॉन क्वांटिटी है, और अल्फा कितना था इसका 1.7 10⁻⁵ प्लस स्टील कितना था 2 और 1.1 × 10⁻⁵, ठीक है। ये वैल्यू होगी सारी, अभी सारी वैल्यू हमें नोन है, ठीक है। एल टी की वैल्यू कितना हो गया 1 + 2, ये 1 + 2 कितना बन गया 3, 17 1 7 और 2.2, ठीक है। तो आप 1.7 और 2.2 को ऐड करेंगे तो 9 और ये आपको 3.9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1.3 मिल जाएगा। इसका मतलब आपको आंसर यहाँ से आ रहा है 1.3 10⁻⁵ और पर डिग्री सी। तो क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वैल्यू 1.1 थी और जिसकी लेंथ क्या थी 2 मीटर, और ये वैल्यू 1.7 थी जिसकी लेंथ कितना था 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो 1.3 आंसर आ रहा है दोनों के लगभग बीच में आ रहा है, और किसकी तरफ शिफ्टेड है, इसकी तरफ शिफ्टेड है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 आता है। ये हमने क्या निकाला यहाँ पर, एल इफेक्टिव। दोनों रॉड को जो हमने कंपोजिट एंड टू एंड जो रखा है, ये वाला कॉपर के लिए है, ये वाला स्टील के लिए है, तो दोनों को मिला के जो हमने कंबाइंड एक रॉड बना रखा है उसका हमने क्या निकाल दिया, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन आपका कैलोरीमेट्री पे आया हुआ है, और कैलोरीमेट्री एक ऐसा सिंपल सा टॉपिक है जिसको आपको कमांडिंग सब्जेक्ट लेके बनाना है, क्योंकि कैलोरीमेट्री पे एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलता है। कैलोरीमेट्री का सिंपल सा प्रिंसिपल है हीट गेन बाय वन सब्सटेंस इक्वल टू हीट लॉस, ठीक है। केवल आपको काउंट करना पड़ता है कि यहाँ से कितना हीट गेन हुआ और यहाँ से हीट कितना लॉस हुआ। अब यहाँ पे कॉपर है जो 2 kg का है, ठीक है, जिसको हमें कहाँ पर 100 डिग्री सी पर उसको हीटेड कर रखा है, ठीक है। तो कॉपर का जो पीस है वही गर्म होगा, ये कॉपर है कितना पर 100 डिग्री सी पर, कितना m = 2 kg का, ठीक है, ये ज़्यादा गर्म होगा। इसको हमने प्लेस कर दिया किसके ऊपर, एक आइस के ऊपर, ठीक है, एक लार्ज आइस है बर्फ़ जिसको 0 डिग्री सी पर रखा गया है। तो अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट, ठीक है, कितना आइस जो है पिघल जाएगा। इसको हमने जब इसके ऊपर रखा गया है तो क्या होगा, जो कॉपर है वो पिघल के तो बन नहीं जाएगा, ठीक है। तो हीट लॉस्ट कितना हुआ, हीट लॉस्ट बाय कॉपर, ठीक है। तो m कॉपर ms डेल्टा टी। अब m कितने पर है, अब ये कॉपर पिघल के पानी तो बन नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 kg मतलब 2000 ग्राम क्यों रखा हुआ है, इसकी आप यूनिट देखेंगे, ये कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ इसलिए, ठीक है। एस की वैल्यू कितना है 0.1 और इंटू 100,
ठीक है। तो कितना इसने हीट दिया, ठीक है, ये हीट देने के लिए तैयार है और आइस क्या हीट लेने के लिए, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 20,000, 20 इंटू 10⁻³ कितना कैलोरी, ठीक है। एक जीरो सी कट जाएगा और 20,000 हीट लॉस, हीट ये देने के लिए तैयार है। अब इसमें हीट गेन होगा तो पूरी बर्फ तो पिघल नहीं है क्योंकि ये लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस है, बर्फ की मात्रा क्या है बहुत ज़्यादा है, उससे कुछ अमाउंट की जो आइस है वो पिघलने को तैयार है, ठीक है। तो इसको कितना हीट गेन, कितना हीट गेन बाई आइस। अब इतनी हीट लेके कितनी बर्फ़ पिघल पाएगी ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो बर्फ़ पिघल रही है, क्या होगा 0 डिग्री सी बस है, तो एम एल लगा देंगे, एम हमें निकालना है और एल कितना है इसमें आइस का 80, तो ये वैल्यू लेके इसके बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एम ऑफ आइस इक्वल इंटू 80 इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³, ठीक है। पूरी हीट लेके ये बर्फ़ में हमने मिला दी, ठीक है। तो एम ऑफ आइस हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 8⁻³ तो ये आपको कितना 4 टाइम्स कटेगा और 1000/4 की वैल्यू होती है 250 ग्राम, ठीक है। तो हो सकता है कि 5 किलो 10 किलो 100 किलो बर्फ हो यहाँ पर, ठीक है, जो कि वैल्यू अननोन है, एक लार्ज ब्लॉक दिया होता है उसमें से कुछ अमाउंट हो, कितना अमाउंट है जस्ट 250 ग्राम, तो 250 ग्राम का अमाउंट है वो केवल पिघल जाएगा और बाकी यहाँ पर हमारे पास बर्फ एज इट इज रहेगी। अब बर्फ यहाँ पर अगर और भी माइनस पे होती तो हम पहले क्या करते हैं, उसको बर्फ को 0 डिग्री से पर लेके आते हैं, तो वहाँ पर हम एम एस डेल्टा टी लगाते हैं, ठीक है, और प्लस फिर जाके उसको एम एल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बर्फ का दिया होता है माइनस का 10 डिग्री सी पर, इतने पर अगर आइस है तो क्या होता है इतने डिग्री सी की आइस पहले 0 डिग्री सी की आइस में बदलती है और फिर जाकर हमें ये कुछ अमाउंट मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कैलोरी मेट्री का जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हीट लॉस कितना हुआ है और हीट गेन कितना हुआ है, इसको इंडिविजुअल सॉल्व करना है और बराबर पुट कर देते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और AIT इसमें बेहतरीन से क्वेश्चन आया हुआ है, ए पावर सप्लाई। वैसे तो पावर वाले सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं लेकिन पावर एक्चुअली होता क्या है, अगर देखा जाए पावर इक्वल टू रेट ऑफ द वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ द वर्क डन इज द पावर, ठीक है। लेकिन हमारा इससे क्वेश्चन तो काम बनता नहीं है, फिर हम क्या करें, तो पावर इक्वल टू हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू निकालते हैं dW/dt, ठीक है। तो आपको अगर dW निकालना है तो आपको P/dt निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P/dt, ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं। और पावर हम क्या निकालते हैं, पावर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी का अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी को अप्लाई करने से हम हमारे पावर के बहुत सारे क्वेश्चन बन जा सकते हैं। अब फोर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं मास इनटू dV/dt और इनटू में वेलोसिटी इक्वल टू पावर। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पावर कांस्टेंट है, पावर की वैल्यू कुछ है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में VdV इक्वल टू P/m/dt कुछ इस तरह से निकल के आता है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V²/2 इक्वल टू P/m/t, इस तरह से कुछ रिलेशन निकल के आता है और प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं फॉर द इनिशियल कंडीशन के लिए हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। इसको हम फिर से फर्दर यहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का रिलेशन निकाल फिर डिस्प्लेसमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम जाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए को VdV/dx इसमें ब्रेक कर से यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका दोनों तरह से F इक्वल टू MA और इंटू V, यहाँ से आपका ये स्टेप के थ्रू आपका V और X में भी रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये आपका JEE मेंस का बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन आपके JEE मेंस के आ चुके हैं, आप इनको अपना पिन कर दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। तो इस पे आपका JEE मेंस लगातार और नीट पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस पे क्वेश्चन में क्या था, नया क्वेश्चन है, इसमें इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे चेंज इन वर्क डन को यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या क्या, ठीक है। तो हमारे पास अगर वेलोसिटी से हम रिलेट करें तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P∆T, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमसे कह रहा है और ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं T इक्वल टू 0 पर,
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि इसको इंटीग्रेशन करते हुए हम यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे 0 से लेकर 2 के लिए। इंटीग्रेशन 0 to 2, पी की वैल्यू कितना गिवन है 3t² 2 और dt। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 3/2 बाहर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा t³ 3 और ये आपका 0 से लेकर 2 के लिए। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 3/2 और 3 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, 3 से 3 गया, t से 4 गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 जूल आ गया। ठीक है, 4 जूल क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, तो के फाइनल इक्वल टू के फाइनल टी इक्वल टू 2 पर, के इक्वल टू 2 पर जो के फाइनल की वैल्यू होगी दैट इज़ 4 और 1/2 हाफ mvf²। ठीक है, तो आपका मास गिवन है, यहाँ पर मास यहाँ पर 2 kg गिवन है, तो 2 से 2 कट गया और v फाइनल की वैल्यू आ रही है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा पावर को रिलेट करके था, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है रिलेट करने में, लेकिन जैसे ही आपने पावर से यहाँ पर अगर वर्क डन निकाल लिया तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बार आपको वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल हो गया बाय आफ्टर कैलकुलेटिंग द वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दो टर्मोलॉजी सुनने को मिलती हैं, रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आपकी यह बात किया जाए, ठीक है, मेटल सरफेस है, रेडियस r, इसकी रेडियस r है, इसको किसी T टेम्परेचर तक हीट करके एक प्लेस्ड कर दिया गया, कहाँ पर, एट 0 डिग्री केल्विन। तो इसमें कितना रेट ऑफ फॉल कितना होगा टेम्परेचर में, तो हमारे पास एक dq इक्वल टू ms डेल्टा t। ठीक है, इसमें आप अगर dq/dt की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे ms dt/dt। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हियर इज द रेट अमाउंट रेट ऑफ चेंज इन हीट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, इस तरह से रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग के लिए एक तरह से हमें क्या पूछा जा रहा है, dt/dt, ये जो रेट है ये किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें इसकी dq/dt, हमारे पास जो फॉर्मूला है dq/dt वैल्यू जो है दैट इज सिग्मा a। ठीक है, इसकी वैल्यू सिग्मा a e और t की पावर कितना होता है, t की पावर 4 के प्रोपोर्शन होता है, इस तरह से बाय द स्टीफन्स लॉ। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी सिग्मा a e t की पावर 4 एंड डिवाइड बाय ms। ठीक है, सिग्मा a e t की पावर 4, सिग्मा यहाँ पे क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, a यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया, और e यहाँ पर क्या है, इमिसिविटी। ठीक है, और t की पावर 4 इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें किस किस वैल्यू पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो सिग्मा a कांस्टेंट है, बाकी आपका जो a है, a आप क्या देगा 4πr² देगा, और आपका जो m है वो क्या देगा 4/3πr³ देगा, और इनटू में रो, तो इस r² से कट गया, तो प्रोपोर्शनलिटी 1/r के ही आ रहा है, आपको s से तो r मिलेगा नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है किसके प्रोपोर्शनलिटी आती है 1/r के, जो आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो टेम्परेचर का फॉल है उतना ही कम होगा। ठीक है, रेडियस की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, रेडियस जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा, धीमे धीमे मतलब रेट फॉल होगा। ठीक है,
इस तरह क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फ्रिक्शन को देखना है कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है और उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी। ठीक है, फ्रिक्शन अगर देखा जाए कि अगर अगर ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले फोर्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे की होगा फ्रिक्शन, क्योंकि अपने आप में क्या होता है, फ्रिक्शन अपने आप में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, कभी भी अपना पाला बदल सकता है। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए कि ये हमारे पास बॉल लॉक है और इसका जो 2G मतलब 20 न्यूटन जो है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 30 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, और ऊपर का केवल सपोर्टिंग फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर केवल सपोर्टिंग फोर्स लग रहा है इसमें 15 न्यूटन। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी टेंडेंसी कहाँ की ओर गिरने की होगी, नीचे गिरने की होगी या ऊपर गिरने की होगी, नीचे गिरने की होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो नीचे वाले फोर्स कितने हो गए, देखा जाए डाउनवर्ड फोर्सेस की बात की जाए तो 30 न्यूटन और प्लस 20 न्यूटन, तो 50 न्यूटन तो अपने आप में बहुत बड़ा फोर्स है, नीचे क्यों लग रहा है, ऊपर छोटा सा फोर्स लग रहा है, तो इसकी गिरने की टेंडेंसी कहाँ होगी, नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ जो गिरेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पर कितना लगेगा, ऐसे सरफेस पर इस तरह से ऊपर क्यों लगेगा ये। ठीक है, तो इसके फ्रिक्शन फोर्स व्हाट आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन फोर्स की वो कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी। तो नीचे की ओर का ऑप्शन है अपने पास में। ठीक है, नीचे की ओर का अपने पास में ऑप्शन है, नीचे की ओर फोर्स ज़्यादा है, नीचे की फोर्स ज़्यादा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस तरह से ऊपर की ओर लगेगा, म्यू एस एन के बराबर। अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस सरफेस को प्रेस करने वाला फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस में प्रेस कितना कर रहा है, ये वाला जो फोर्स प्रेस कर रहा है इसको, इस एक्शन के अपोज में इस यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 40 न्यूटन। ठीक है, या एन की वैल्यू, तो आपको जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिलेगी म्यू एस इंटू आर, तो म्यू एस कितना है इसका 0.5 कितना 1/2, तो ये आपको 20 न्यूटन और अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी गलतियां इसमें हो जाती हैं, डाउनवर्ड लगा लेते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड वाला फोर्स ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसको मोशन को हमेशा अपोज करता है, इन दोनों सरफेस के बीच का जो मोशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें पहले तो पूछ सकता है कि वर्क डन बाय द गैस कितना हुआ, वर्क डन बाय द गैस, तो हाँ वर्क डन बाय द गैस होगा इसमें, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना था V0 और 2V0 तक इसका एक्सपेंशन हो रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 2P0, V0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो इसके P0, 2V0। अब पूछा जाता है कि इसमें इस दौरान इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, तो हम इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं क्या। तो गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 मोल हो गया। ठीक है, तो P यहाँ पर कितना है 2P0 और V0 यहाँ पर है इतना = N1 और RT T1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 2V0 V0 अपॉन R इतनी आ रही है। पॉइंट बी पर अगर देखा जाए तो 2V0 इंटू P0 = nRT2, यहाँ पर T2 की वैल्यू देखा जाए 2P0 V0 अपॉन R, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है क्या। ठीक है, देख सकते हैं बीच में यहाँ पर टेम्परेचर कुछ, यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है इन दोनों के बीच का होगा, कितना होगा V और 2V0 के बीच का टेम्परेचर। वरना हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, स्लोप
ये इसका कन्वेंशनल मेथड है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना हो गया और ये हो गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आपकी इक्वेशन जो लाइन बनेगी p इक्वल टू v नॉट अपॉन माइनस का p नॉट v y इक्वल टू mx हो गया और प्लस का c कितना आएगा अब ये, ठीक है, c इंटरसेप्ट कितना आएगा। इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ये, ठीक है। अब इंटरसेप्ट हमें कैसे मिलेगा, इंटरसेप्ट तो हम निकाल नहीं सकते। इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे x कितना है, x यहाँ पर कितना है v, तो v इक्वल टू जब यहाँ पे 0 रखेंगे, v यहाँ पे 0 रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी बन रही है, v की वैल्यू 0 रखा हमने तो c इक्वल टू p। सेटिस्फाई करा देते हैं किसी भी पॉइंट से। ये हमारी इक्वेशन आई y इक्वल टू mx और प्लस का c, इसको 2p नॉट कॉमा v नॉट से पास करा देंगे, ठीक है। तो 2p नॉट इक्वल टू v नॉट माइनस का p नॉट और v नॉट और प्लस का c, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया, c की वैल्यू हमें कितनी आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर, ये इधर चला गया। टू पी नॉट प्लस का वी नॉट पी नॉट और सी, तो ये आपको बन वी नॉट स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ रख के हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। तो ये मेथड थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मेथड से जस्ट वैल्यू पुट करके कि यहाँ पर मिड पॉइंट पर ये वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ पर 3p0/2 और यहाँ पर वैल्यू बन रही है 3v0/2। इस पर वैल्यू रख देते हैं सिंपली, तो 3p0/2 इंटू में 3v0/2 इक्वल टू RT मैक्सिमम। तो RT मैक्सिमम की वैल्यू 9 बन गया, 9v0/4R। तो यस, दोनों के बीच पॉइंट पर हमारे पास T मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय गैस। तो एक्सपेंशन होगा तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एक मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। अब इस तरह से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसमें वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन मतलब इस ट्रेपेजियम को आपको सिंपली क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस ट्रेपेजियम का आप एरिया निकाल सकते हैं वर्क डन के लिए 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। इस साइड की लेंथ कितना है, इस साइड की लेंथ है आपका 2p0 और इस साइड की लेंथ आपका कितना है p0 और बीच का इनका कितना चेंज है v0। तो ये आपको वैल्यू मिल रही है 3p0v0/2। ये आपको क्या मिल रहा है, वर्क डन बाय गैस। गैस ने कितना वर्क डन किया वो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो एक ही ग्राफ को आपको जो भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे हैं ना, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पे, ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और इनको आप कमांड पे लाइए, ठीक है, कि एक क्वेश्चन पे हमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही जनरलाइज सा रेट्स लगाना है कि ये आपकी जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक। अब यहाँ पर अर्थ की सरफेस से आपको, ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ से आपको BVE इतनी वेलोसिटी फेंक के एक पार्टिकल को एस्केप मतलब फेंक रहे हैं हम, तो कितनी हाइट तक, ठीक है, कितनी हाइट तक ये अपना पहुँच पाएगा, मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना होगा। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी कि कितनी हाइट तक ये पहुँच पाएगा। तो हमने जितनी इसको काइनेटिक एनर्जी दी है, इसकी कितनी काइनेटिक, 1/2 हाफ m², ठीक है, वो इसकी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, दैट इज mgh, ठीक है। अब इस mgh में जब हम इसको फेंकते हैं सरफेस से तो एक और फैक्टर आता है, दैट इज 1 + h/r,
ठीक है। तो ये हाफ से m कट गया, 2 यहाँ चला गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH डिवाइड बाई 1 प्लस h/r। ठीक है, इस जनरलाइज रिजल्ट को आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको अर्थ की सरफेस से बाहर फेंक रहे हैं। अब जो वेलोसिटी हमने दी हुई है वो वेलोसिटी ये है, ठीक है, और जहाँ तक इसको मैक्सिमम एल्टीट्यूड मिलेगा वो ये है, ठीक है। तो v इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, BVE का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे 2GH डिवाइड में 1 प्लस h/r। अब इसके वेलोसिटी VE की वैल्यू कितना होती है, v स्क्वायर की वैल्यू 2GRE के बराबर होती है, ठीक है, 2G और RE के बराबर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो b स्क्वायर इंटू में 2G और R इक्वल टू 2GH और 1 प्लस h/r। 2G से 2G कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, और h स्क्वायर और आ जाएगा, RH बचेगा, RH ऊपर चला जाएगा, ठीक है। RH हमारे पास में हमने एलसीएम ले लिया, और ये R प्लस H बन जाएगा, इसका R प्लस H का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर इसमें कर देंगे इस तरफ, ठीक है, किस में कर देंगे, इसका b स्क्वायर इंटू R इसमें, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। तो एक और R से R कट जाएगा, एक और R से R कट गया, तो हमें क्या निकालना है, H निकालना है। H निकालने के लिए हम कॉमन ले लेंगे, तो H माइनस का b स्क्वायर H इक्वल टू R b स्क्वायर बन जाएगा, H कॉमन लेके 1 माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू R b स्क्वायर, H वी आर गेटिंग हेयर R b स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस का b स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। आपको सिंपल सा क्या है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या लगाया हुआ है कि कितना उसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर तो रुक जाएगा वो, और कितना उसने वेलोसिटी, कितना उसने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कितना उसने गेन किया, उस पर एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। कितना वो काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है और कितना उसको पोटेंशियल मिल जा रहा है, और बाकी हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है, इस तरह से। बाकी इसमें कुछ नहीं था, सारे वेरिएबल हमारे पास। अब यहाँ b इज लेस देन 1 क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली इनइक्वलिटी बन रही है, इस इनइक्वलिटी की वजह से इसने b यहाँ पर लेस देन 1 किया हुआ है, ठीक है, जिससे नंबर नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रहता है जो भी आपको डाटा गिवन है। एक और क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इसलिए डाले गए हैं कि जस्ट आप अवेयर हो सके। आपको टू नीट का जो भी 2025 में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे अपना एक टेम्परामेंट बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको दो तरह से तो कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है, और एक इसको हम फोर्स बैलेंस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 मेथड इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है वो कोई इतनी लंबी है। कंसीडर वाटर टैंक एज शोन इन फिगर, इट हैज अ वर्टिकल वॉल एट x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल पर ये वर्टिकल वॉल है इसकी, ठीक है। इसके बाद में इज वेरी वाइड इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में बहुत ही वाइड है। टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन s, इसके अंदर इस तरह से सरफेस टेंशन s का लिक्विड भरा हुआ है। डेंसिटी इसकी रो है, ठीक है। x इक्वल टू एल पर लिक्विड जो है थीटा नॉट, ठीक है, लिक्विड मेक्स एन एंगल थीटा नॉट, इस तरह से। और यहाँ पर हमें एजम्पशन लेना है, बहुत ही छोटा एंगल है थीटा नॉट, इस तरह से, ठीक है। और जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिया हुआ है। तो हमें थीटा एक्स जो टेंजेंट से, थीटा एक्स द एंगल दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस मेक्स विद द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वहाँ से थीटा एक्स मतलब जनरलाइज करना है थीटा किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं।
तो इस यहाँ पर हमने इस एलिमेंट का एक एक्सटेंडेड डायग्राम बना रखा है जूम करके। ये जो एलिमेंट है x पर अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारे पास में इसके कंपोनेंट बन रहे हैं। अगर देखा सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर हमारा जो फोर्स है एस जेड इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। और इसका हमने कंपोनेंट ब्रेक किया, कॉस थीटा इधर साइन थीटा इधर, तो यहाँ पर स्मॉल एंगल की वजह से ये दोनों बराबर हो गया एस जेड और थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, इस पर एंगल चेंज हो गया। इस पर एंगल चेंज होने की वजह से एस जेड के कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ठीक है। एस जेड मतलब आपकी ये वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस जो इस तरह से है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन विजुअलाइजेशन पर है, ठीक है। वाई एक्सिस आपकी इस तरह से खड़ी जा रही है, एक्स एक्सिस इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि डी एक्स के अलॉन्ग, ठीक, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू, ठीक। तो ये वाला जो लेंथ है ये डी एक्स है, ऊपर नीचे वाला वाई है। तो ये जो चेंज सरफेस टेंशन हो रहा है यही क्या इसके लिक्विड कॉलम की को कंपनसेट करेगा क्या, जिसकी वैल्यू रो वाई डी एक्स, ठीक है, रो वाई डी एक्स और इंटू जेड और जी के बराबर होगी। ये हमने क्या लिखा है एम जी एच, ठीक है। रो मास मतलब लिक्विड कॉलम में जैसे हम देखते हैं ना कि लिक्विड कॉलम में जो यहाँ से चेंज होता है वो हमारे पास में वी रो जी के बराबर हो जाता है। तो वही हमने लिखा हुआ यहाँ पर वाई, यहाँ पर क्या है, वाई यहाँ पर ये वाली हाइट है, ठीक है। और डी एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये चेंज है डी एक्स है। और जेड मतलब ये इस तरह से अपवर्ड द प्लेन, ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसको कंपनसेट करेगी, जो चेंज हो रहा है सरफेस टेंशन में एस जेड इंटू डी थीटा को, ठीक है। दिस फोर्स बैलेंसेस द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट वाई रिलेटेड टू द फ्लैट सरफेस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर फ्लैट सरफेस थी और ये डी एक्स चेंज की वजह से कितना उसमें फोर्स एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखा जाए तो ये वैल्यू कुछ कटपट रही है, केवल जेड से जेड कर रहा है। और ये आपका डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू जो है आपकी रो जी वाई अपॉन एस, रो जी वाई अपॉन एस, इस तरह से ये, ठीक है, बन रही है। तो इसी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन आपका इस बार नीट का 2015 एग्ज़ाम में आया हुआ था 25 में, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट में लगातार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक अपना एक मैथमेटिकल अप्रोच को डेवलप करना होगा और एक एक्सटेंडेड अप्रोच पे जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर फ्रेंड्स एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे कूल एंड काम, ठीक है। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर